हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। कुछ दिनों तक पंकज सर डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली में एक ट्रेजिडी हो गई है। तो कुछ दिनों तक पंकज सर फैमिली को टाइम देंगे। उस बीच क्रेजी जीके ट्रिक पर करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के डेली करंट अफेयर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं 3 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इस साल ये पुरस्कार हम देखते हैं कि 4 व्यक्तियों को और एक मूवमेंट को दिया गया है। यहाँ पर सही आंसर है हायायो मियाजाकी। ये जापान से आते हैं और पर्यावरण संरक्षण और फिल्म निर्देशन में इन्होंने अपना योगदान दिया है, इसलिए इनको इस साल यहाँ पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो फ्रेंड्स इस साल उसका ये 66th एडिशन हमको देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर ही रखा गया है। पहली बार इस पुरस्कार को 1958 में दिया गया था। यहाँ पर इस अवार्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि एशिया के उन व्यक्तियों को, संगठनों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान दिया हो, यानी कि कुछ सोशल वर्क किया हो, कम्युनिटी सर्विस की हो। भारत से पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले व्यक्ति फ्रेंड्स विनोबा भावे थे। 1958 में उनको ये अवार्ड दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। आइए अब हम इस साल के जो और विजेता हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वियतनाम की नॉक फुआंग, जिन्होंने फ्रेंड्स वियतनाम में जब युद्ध चल रहा था उस समय एक केमिकल वेपन आता है एजेंट ऑरेंज, उससे सुरक्षा के लिए काम किया था, इसलिए फ्रेंड्स उनको इस साल ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद भूटान के कर्मा फुटसो, जिन्होंने अपना योगदान एकेडमिक के क्षेत्र में दिया है, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हमने फ्रेंड्स जापान के मियाजाकी हायाओ के बारे में बात कर ही ली है। इसके बाद थाईलैंड के रूरल डॉक्टर मूवमेंट, जो कि एक डॉक्टरों का समूह है और यहाँ पर फ्रेंड्स ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसी योगदान के लिए उनको इस साल का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। लास्ट में हम देखते हैं इंडोनेशिया की फारविजा फरहान, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण संरक्षक हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। इस साल के जितने भी अवार्ड विनर्स हैं ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जिन भी बच्चों का हाल ही में पेपर है, खासकर सितंबर में हम देखते हैं कि SSC CGL का पेपर लाइनअप है, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैराथन पंकज सर ने बनाई है, जहाँ पर पिछले 7 महीनों का आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ये वीडियोज़ रहेंगे। आज सुबह 9 बजे ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, तो 9 बजे सब बच्चे जरूर जुड़ें और इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक 2024 में निशात कुमार ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है। फ्रेंड्स, हाई जंप में हम देखते हैं कि निशात कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। पैरालंपिक्स का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में कराया जा रहा है। यहाँ पर निशांत कुमार ने हाई जंप की T47 कैटेगरी में सिल्वर मेडल को जीता है। इससे पहले फ्रेंड्स टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर भी निशांत कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। आइए अब हम पेरिस के पैरालंपिक्स में और भी इंडियंस ने जो मेडल्स लिए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अवनी लेख हरा ने शूटिंग कैटेगरी में फ्रेंड्स गोल्ड मेडल लिया है। वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में उनको गोल्ड मेडल मिला है। मोना अग्रवाल को भी शूटिंग कैटेगरी में हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इसके अलावा मनीष नरवल को भी शूटिंग में सिल्वर मेडल मिला है। शूटिंग में ही रुबीना फ्रांसिस को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। प्रीति पाल को वुमेन्स 100 मीटर और 200 मीटर रेस में हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इनकी कैटेगरी है T35। प्रीति पाल ने इस पैरालंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 100 मीटर और 200 मीटर। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। योगेश कथुनिया को डिस्कस थ्रो में हम देखते हैं कि सिल्वर मेडल दिया गया है। उनकी कैटेगरी है मेंस F56। यहाँ पर हमने कैटेगरीज को देखा। जो कैटेगरी T47 होती है उन पार्टिसिपेंट्स में हम देखते हैं कि एल्बो और रिस्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है वो मिसिंग होता है या फिर इंजर्ड या कटा हुआ होता है। तो T47 कैटेगरी बेसिकली इस चीज़ को दर्शाती है। तो यहाँ पर हमने पेरिस पैरालंपिक्स में इंडियन एथलीट्स का जो प्रदर्शन रहा है उसको देख लिया है, सभी मेडलिस्ट को भी डिस्कस कर लिया है। इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। हमें उम्मीद है कि और भी मेडल्स यहाँ पर हमारे जो पैरालंपिक्स एथलीट्स हैं वो लेकर आएंगे। उन सभी को हम डेली करंट अफेयर्स में जरूर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब समय है ऑफर ऑफ द डे का। सामान्य हिंदी का फाउंडेशन कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर लॉन्च किया गया है। ये जो कोर्स है फ्रेंड्स, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं
और फ्रेंड्स पीएससी लेवल पर जहाँ पर ग्रामर पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसआई, कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये एकदम लेटेस्ट कोर्स है जो क्रेजी जीके ट्रिक की टीम ने डिज़ाइन किया है और फ्रेंड्स इसकी इंट्रोडक्शन प्राइस 99 रुपीज़ रखी गई है। तो जिन भी बच्चों को सामान्य हिंदी कोर्स का रिक्वायरमेंट है वो इस कोर्स को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुसेना का उप प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हाल ही में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ थे। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की जगह लेंगे, उनकी जगह पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। 1987 में इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल हुए थे। इनकी सेवाओं के लिए इनको 2007 में वायुसेना मेडल और 2022 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। साथ में यहाँ पर हम चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। मार्शल विवेक राम चौधरी जी इस समय चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने डुरैंड कप 2024 जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहली बार डुरैंड कप को जीता है। फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बगान को हराया। फाइनल मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था। डुरैंड कप की बात करें तो फ्रेंड्स 2024 में इसका 133 एडिशन हमको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर 24 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। चैंपियन टीम रही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जिसने पहली बार ये खिताब जीता है। सेकंड पायदान पर मोहन बगान आई है। अवार्ड्स की बात करें तो गोल्डन बॉल का अवार्ड जितिन एमएस को मिला है जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट नोआ सडाउई जो केरला ब्लास्टर्स से खेलते हैं उनको दिया गया है। गोल्डन ग्लव गुरमीत सिंह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से उनको दिया गया है। डुरैंड कप पहली बार 1888 में खेला गया था। सबसे सफल टीम इस टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि मोहन बगान रही है जिसने 17 बार इस टाइटल को जीता है। डुरैंड फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत सर हेनरी मॉर्टिमन डुरैंड ने 1888 में शिमला में की थी। ये पॉइंट भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 23-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? एग्जाम्स में हमको ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में हुआ है 23-24 में। जो हाल ही में भारतीय सरकार ने नया डाटा रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। 22-23 के मुकाबले मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 0.08 मिलियन टन बढ़ा है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पर राजस्थान। यहाँ पर ये तीनों ही स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं। कई बार एग्जाम्स में सेकंड और थर्ड नंबर के स्टेट को भी पूछ लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और राजस्थान तीसरे नंबर पर है सोयाबीन प्रोडक्शन में। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये पल्स क्रॉप है जिसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स है। और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस इन्फोग्राफ से मिल जाएगी, इसको आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह आपको हमारे डेली करंट अफेयर की PDF, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, रूट एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है? फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार जो फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2817 करोड़ का बजट में प्रावधान दिया है। ये जो बजट है, जो पैसा है, इसका कहाँ इस्तेमाल होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे हमारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी इनकम में, उनके वेतन में वृद्धि हो, प्रोडक्शन बढ़े, यहाँ पर उत्पादन बढ़े। ये इसका बेसिक पर्पस है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किसानों के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी आय को बढ़ाना। ये जो मिशन है उसके 2 फाउंडेशन पिलर हैं। क्या है वो? तो फ्रेंड्स एग्री स्टैक, बेसिकली फार्मर्स, लैंड्स और क्रॉप, यानी कि किसान, ज़मीन और अनाज, इन तीनों का जो डाटा है उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर डिजिटल किया जाएगा।
इसके अलावा दूसरा फाउंडेशन पिलर है यहाँ पर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जहाँ पर इनपुट्स की प्लानिंग की जाएगी। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर किसानों को अवेलेबल हैं, क्या डाटा उनके काम में आ सकता है जिससे वो अच्छे से फार्मिंग कर पाएँ, इसके बारे में यहाँ पर डाटा दिया जाएगा। जैसे कि कितना पानी अवेलेबल है, सॉइल की कंडीशन क्या है, सॉइल के अंदर क्या तत्व प्रेजेंट हैं, क्या तत्व एब्सेंट हैं, इसका डाटा मिलना चाहिए। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसका डाटा मिलना चाहिए। ये सब डाटा जब मिलता है उसके बाद ही एक बेटर डिसीजन हम ले सकते हैं और अच्छी कृषि हमारे देश में और हमारे किसानों की जो आय है हमारे देश में तभी बढ़ सकती है। तो उसके तहत ही इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसके लिए सरकार 2,817 करोड़ खर्च करने वाली है। आइए देखते हैं आज का 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, चर्चा में रही डिजिटल भारत निधि का निम्न में से किससे संबंध है? डिजिटल इंडिया फंड, इसका संबंध टेलीकॉम कनेक्टिविटी से है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी। हाल ही में हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने डिजिटल भारत निधि को लागू किया है। इसका उद्देश्य है यहाँ पर डिजिटल सेगमेंटेशन, यानी कि जो डिजिटल डिवाइड हमको देखने को मिलता है देश में, क्योंकि हर जगह वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हर जगह अभी कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है, तो उसको दूर करने के लिए, ताकि सबको समान रूप से ये सुविधाएं मिल पाएँ, पूरे देश में टेलीकॉम की जो सुविधाएं हैं समान रूप से पहुंच पाएँ, उसी पर्पज़ से इस निधि को बनाया गया है। ये जो निधि है ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर किसको रिप्लेस करेगी? ये यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के स्थान पर अब हमको डिजिटल भारत निधि देखने को मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो था वो बेसिकली 2002 में स्थापित किया गया था। उसका लक्ष्य भी टेलीकॉम नेटवर्क को बढ़ाना था। जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज अपनी सर्विसेज नहीं देती वहाँ पर सरकार सर्विसेज दे, उसके लिए ये फंड बनाया गया था। अब बात करें हम डिजिटल भारत निधि की, तो फ्रेंड्स ये टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के सेक्शन 24A के तहत स्थापित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो हमने डिस्कस कर ही लिया। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क का एक्सपेंशन होना चाहिए, सर्विसेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सोसाइटी में गैप नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से ये सर्विसेज मिलें, हर एरिया में किसी भी क्षेत्र में आप भारत में बैठे हों सबके पास डिजिटल सर्विसेज पहुँचें, उसका ये उद्देश्य है। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो नागरिकों तक सूचना पहुँचाने के लिए आज का सोशल मीडिया और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पॉलिटिकल राइट्स लोगों के इससे फुलफिल होते हैं। संवैधानिक तौर पर अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स के अंदर आता है, तो उस हिसाब से ये संवैधानिक मूल्यों को भी पूरा करता है। तो फ्रेंड्स ये निधि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है। डिजिटल डिवाइड को समझना चाहें तो यहाँ पर हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि जो भी असमानता हमको डिजिटल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखने को मिलती है, चाहे उसका उपयोग हो या फिर उसकी मौजूदगी हो, किसी भी रूप में अगर इसकी असमानता हमको देखने को मिलती है समाज में, ये असमानता कई बार सामाजिक कारणों की वजह से, आर्थिक कारणों की वजह से या फिर भूगोलिक कारणों की वजह से भी हो सकती है। तो उसको हटाने के लिए ही ये जो निधि है बनाई गई है। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन हमको समझाती है कि डिजिटल डिवाइड क्या होता है। टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट ने इसको दिसंबर 2023 में ही पारित किया था। 24 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी थी। ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन। हाल ही में कैबिनेट ने क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम के कुल कितने पिलर्स हैं ये हमको यहाँ बताना है। तो फ्रेंड्स इस कार्यक्रम के कुल 6 पिलर हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, 6 पिलर्स। इस प्रोग्राम का टोटल बजट 3979 करोड़ है। इस प्रोग्राम के 6 पिलर हैं रिसर्च एंड एजुकेशन, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फॉर फूड एंड फूडर क्रॉप, पल्स एंड ऑयल सीड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, रिसर्च ऑन इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, पॉलिनेटर्स एक्सेट्रा। इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली 2047 के लिए क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप साइंस एंड फूड सिक्योरिटी के लिए किसानों को तैयार करना है। थोड़े यहाँ पर जो वर्ड्स हैं टेक्निकल हैं उनको मैं समझा देता हूँ। क्लाइमेट रिजिलियंट जो वर्ड है वो बेसिकली ये बताता है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो हमारे बीज हैं, क्रॉप हैं, वो अडेप्ट कर जाएं और ऐसे हम क्रॉप बनाएं कि वो क्लाइमेट चेंज का जो असर आएगा उसको सहन कर सके। रिजिलियंट, सहन शक्ति बढ़ाए उस क्रॉप की, उसके हम बोलते हैं क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप। तो उसके लिए जो साइंस चाहिए, उसके लिए जो सिक्योरिटी चाहिए, उस दिशा में ये जो मिशन है काम करने वाला है।
इसके अलावा कैबिनेट ने और भी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग एग्री एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज के लिए 2291 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ में क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए 3979 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन के लिए 1702 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए 860 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो यहाँ पर कैबिनेट ने कृषि से संबंधित काफ़ी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, उनके लिए फंड एलोकेट किया है। सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर इन पर नज़र डालिएगा। आइए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन। फार्मूला 1 रेस F1 इटालियन ग्रैंड प्री 2024 किसने जीती है? इटली के मोनाको में आयोजित की गई ये रेस फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्रेक ने जीती है। इस साल चार्ल्स लेक्रेक ने ये दूसरी रेस जीती है और ये फरारी टीम के लिए ड्राइव करते हैं। इटालियन ग्रैंड प्री की बात करें तो ये F1 की 5वीं सबसे पुरानी मोटर रेसिंग ग्रैंड प्री है। इसकी शुरुआत 1921 में की गई थी। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड हमको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सही आंसर है ए, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सनंद में सेमीकंडक्टर इकाई बने उसकी स्थापना हो, उसके लिए फ्रेंड्स ये मंजूरी दी है। इस यूनिट को स्थापित करने के लिए 3300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस इकाई की क्षमता 600 मिलियन चिप्स बनाने की होगी। न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट को इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी दी गई है। ये पॉइंट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुल 76,000 करोड़ की लागत से लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत हम देखते हैं कि जून 2023 में माइक्रोन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट था उसको भी मंजूरी दी गई थी, जो कि गुजरात के सानंद में ही है। इसके अलावा फरवरी 2024 में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाने की स्वीकृति दी गई थी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को दुलेरा गुजरात में, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही मोरीगांव आसाम में और सीजी पावर्स को गुजरात के सानंद में ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेमीकंडक्टर मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, मॉनिटर्स हो, एसी हो, कार्स हो, सब में सेमीकंडक्टर जो यूनिट है वो लगाई जाती है। आने वाला समय हम सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का है, तो ये सभी यूनिट्स भारत को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आज के डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का, तो आइए 2 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली खिलाड़ी हैं प्रीति पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 4 कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है, निम्न में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो फ्रेंड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी है ये नवरत्न कंपनी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम है नमन, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अरब सागर में आने वाले चक्रवात आसना का नामकरण किस देश ने किया है? यहाँ पर चक्रवात का जो नाम है आसना, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जाम में साइक्लोन का नाम भी पूछा जाता है और इस बार इस साइक्लोन का नाम दिया है पाकिस्तान ने। फिफ्थ क्वेश्चन है, चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध फिल्म इंडस्ट्री से है, खासकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हैरेसमेंट को लेकर, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को लेकर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केरल सरकार को सबमिट की है। छठा क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर साल हम इंडिया में 1 से लेकर 7 सितंबर तक ऑब्जर्व करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये कैंपस हमको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है समुद्र प्रताप। 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? यानी कि होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, धर्मेंद्र कुमार जी को दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन
नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हम देखते हैं कि रजनीश नारंग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2 सितंबर 2023 के तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो सबसे पहले हम 2 सितंबर के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो के पहले सोलार मिशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसरो का जो पहला सोलार मिशन था उसका नाम आदित्य L1 मिशन था। दूसरा क्वेश्चन है, लुपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और किस देश की एजेंसी के द्वारा संयुक्त मिशन किया जा रहा है ये? तो फ्रेंड्स ये ज्वाइंट मिशन हमको इसरो और जापान के बीच में देखने को मिलता है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम यहाँ पर आप याद रखिएगा, वो है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, JAX है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहला AI स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो फ्रेंड्स भारत में पहला AI स्कूल केरल में खोला गया है। आई होप सभी बच्चों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख लिए होंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुई वेब सीरीज IC814 के निर्देशक कौन हैं? सेकंड क्वेश्चन है, ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर फ्रेंड्स कितने मीटर की है वो चोटी, इसको भी जरूर मेंशन करिएगा। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है? तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 3 क्वेश्चन ऑफ द डे। इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स कल फिर डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में। जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।